हेलो दोस्तों, कैसे हो? बच्चों, कर रहे हो रिवीजन अच्छे से ना? काफ़ी चैप्टर अब तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आप लोगों को अपने 22 से 23 लेक्चर में। और अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ जो कंप्लीट किया था, हम लोगों ने मिलकर जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, प्रॉमिसरी नोट इन सब के बारे में पढ़ा। 18 से 19 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप स्टडी मॉड्यूल्स के क्वेश्चन को देखिए, इन्हीं 18-19 क्वेश्चंस को देखिए, मोर देन इनफ है। बहुत टाइम हो गया, हमारे 20-22 लेक्चर हम लोगों ने क्लास 11th वाले मॉड्यूल्स पे निकाले, यानी हमने अब तक आपके साथ वो डिस्कस किया जो आपने अपनी क्लास 11th में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, कंपनी, एनपीओ, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी क्लास 12th में पढ़े थे। एनपीओ हम लोग इसमें से कंप्लीट कर चुके हैं, पार्टनरशिप और कंपनी हमारा बचा हुआ है। पार्टनरशिप में स्टार्ट करूंगा। पार्टनरशिप में क्या वो पूरा पार्टनरशिप है जो आपके पास क्लास 12th में था? द आंसर इज नो। पूरा नहीं है, उससे कम है। यस, उतना नहीं है जितना क्लास 12th में था। सबसे मेन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको सीए फाउंडेशन में देखने को नहीं मिलेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आप लोग आगे बढ़ेंगे, भगवान की कृपा रही, आप लोगों ने मेहनत की तो आप लोग सीए इंटर में पहुंचेंगे और सीए इंटर में आप देखेंगे डिसोल्यूशन आपके पास वापस आएगा। लेकिन अभी टारगेट करते हैं सीए फाउंडेशन को, तो सीए फाउंडेशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं है। बेसिकली आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं पार्टनरशिप, और एक ऐसा टॉपिक है जिससे शायद ही कोई कॉमर्स का स्टूडेंट ज्यादा घबराता होगा या आप लोग डरते होंगे। पार्टनरशिप एक सो ऑन टॉपिक है, एक इजी टॉपिक है, बहुत दिक्कत आपको नहीं करता है। मैं आपसे बात करता हूं थोड़ा सा बेसिक की। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अभी भी ये एज्यूम नहीं कर सकता कि आपने इसको पढ़ा हुआ है। ये जरूर मैं आपको बता देता हूं कि अच्छा जी, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपने 12th में देखा है या 11th में देखा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो साइंस से होंगे या आर्ट से होंगे, यानी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी है। पार्टनरशिप एक इजी टॉपिक होता है और हम लोग आपके साथ ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे कि आप पहली बार पार्टनरशिप पढ़ रहे हो। पार्टनरशिप क्या समझते हैं आप लोग? बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप से मतलब होता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको साझेदारी। साझेदारी मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग, इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आकर कोई बिजनेस करते हैं उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की आपसे बात करूं, अच्छा आप लोग सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो सीए फाउंडेशन में आपके पास लॉ भी है। उस लॉ में आपके पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी है, आपने उसको भी पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगे या पढ़ोगे, तो उसकी भी आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को करने के बाद उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। दोनों आपस में इंटरलिंक है। लॉ में आप इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हो, अकाउंट्स में आप इसको प्रैक्टिकली पढ़ते हो, बात दोनों में सेम है। पार्टनरशिप पे जो एक्ट लगता है वो वही लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यही है जो पार्टनरशिप को डिफाइन भी करता है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा ज्यादा तो मुझे लॉ नहीं पता। एज पर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? बेसिकली पार्टनरशिप एक रिलेशन है अमंग टू और मोर पर्सन्स। कम से कम दो या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए तभी पार्टनरशिप बनती है। अमंग टू और मोर पर्सन्स हु हैव म्यूचुअली, who have who have agree
to share profit from the business carried on by all or any one of them acting for all। कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप क्या है। बेसिकली एक रिलेशन है। कम से कम कितने लोगों में ये रिलेशन जुड़ेगा? कम से कम दो लोग होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्री किया हो उन लोगों ने, ये एग्री है क्या कि कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये प्रॉफिट कहाँ से होगा? प्रॉफिट बिजनेस से होगा। प्रॉफिट बिजनेस से होगा। कौन सा बिजनेस? उस बिजनेस को या तो सभी कर रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी वन, कोई एक कर रहा है एक्टिंग फॉर ऑल। कुछ भी हो सकता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको बोला जाता है म्यूचुअल। आपने इसको लॉ में पढ़ा होगा या पढ़ोगे। म्यूचुअल एजेंसी जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, किन्हीं भी दो या दो लोगों में रिलेशन है, वो कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं क्या वो पार्टनर है या नहीं, क्या उनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा एक बार को। सबसे ज्यादा बेसिकली जो फर्क पड़ता है वो किससे पड़ता है? वो इस चीज से फर्क पड़ता है कि बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस म्यूचुअल एजेंसी में रन होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी से हमारा मतलब होता है कि या तो सभी लोग मिलकर उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, या फिर सभी के बिहाफ पर कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर उसको रन कर रहे हैं, लेकिन सभी पार्टनर रन मिलकर उसको नहीं कर रहे हैं। यहीं से हमारे कहीं ना कहीं जो है ना फीचर्स निकलते हैं। अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप की फीचर्स की बात करूं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म के क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन अमंग पर्संस। दूसरा, टू और मोर पर्संस होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? एग्री टू शेयर प्रॉफिट होना चाहिए। यहां पर कई बार एज ए स्टूडेंट आपका डाउट आता है कि सर प्रॉफिट की बात कर रहे हो आप, लॉस की तो बात ही नहीं कर रहे हो। जब बिजनेस होगा तो उस बिजनेस में लॉस भी तो हो सकता है सरकार, आप उस लॉस की बात क्यों नहीं कर रहे हो सर? बच्चे मैं लॉस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉस जैसा कुछ होता नहीं है। लॉस जैसा कुछ नहीं होता। प्रॉफिट ही जब नेगेटिव हो जाता है वही लॉस बनता है। ये हम लोगों ने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद होगा। जब आपका प्रॉफिट नेगेटिव हो जाता है वही लॉस है। तो जहां मैं प्रॉफिट लिखूंगा उसका मतलब लॉस भी होगा। एग्री टू शेयर प्रॉफिट होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस होना चाहिए, और यहां पर बिजनेस का मतलब भी लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को बिजनेस नहीं कहा जाता। फिफ्थ, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपके पास पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के फीचर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। म्यूचुअल एजेंसी मैंने आपको बताया ना, बिजनेस सारे लोग कर रहे हो मिलके या कोई एक कर रहा हो उनके बिहाफ पर। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल सेट करता हूं आपके सामने, आप मुझे बताना पार्टनरशिप है या नहीं। ए एंड बी परचेज्ड अ लग्जरी मोटर कार फॉर देयर पर्सनल यूज। सर ए और बी दोनों बिजनेसमैन हैं, लेकिन दोनों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई बड़ी गाड़ी जैगुआर टाइप परचेज कर ले। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने मिलकर एक जैगुआर परचेज की, एक कार परचेज की। लेट से उसकी कॉस्ट पड़ी 1 करोड़, 1 करोड़। तो 50 लाख ए ने दिया और 50 लाख बी ने दिया। अब इसका यूज क्या है? वो ऑफिस के गैराज में खड़ी रहती है। अगर ए को कहीं मीटिंग में जाना होता है तो वो ले जाता है, अगर बी को कहीं मीटिंग में जाना होता है तो वो ले जाता है।
बेसिकली दोनों उसको मिलकर यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के पास है या दूसरे के पास नहीं है, दोनों उसको मिलकर यूज करते हैं। क्या ए और बी पार्टनर कहलाएंगे? बताइए, क्या ए और बी पार्टनर कहलाएंगे? नहीं सर, ए एंड बी आर को पार्टनर्स। ए और बी क्या हैं? ए और बी को पार्टनर्स हैं, को पार्टनर्स कह रहा हूं, सॉरी, को ओनर्स हैं, नॉट पार्टनर्स, पार्टनर्स नहीं, ध्यान रखना सर। अच्छा, ऐसे ही मान लो मैं आपके साथ एक और बात करता हूं कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स को छोड़ देते हैं, चलिए ड्रग्स में फिर आप मेडिसिन के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, किडनैपिंग, सिंपल बिजनेस रखते हैं। ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ा प्यारा बिजनेस है किडनैपिंग का। ए किडनैप करके लाता है, बी जो है उनको पीटता है अच्छे तरीके से, सुताई करता है उनको और उनसे पैसा रिकवर करता है। जो भी प्रॉफिट होता है आपस में दोनों इक्वली बांट लेते हैं। ए और बी कहते हैं हम दोनों पार्टनर्स हैं। क्या वो पार्टनर्स हैं? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस इलीगल है। ए एंड बी आर नॉट पार्टनर्स, क्योंकि उनके बीच में कोई लीगल बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है? डन सर। तो मैंने आपके साथ बेसिक पार्टनरशिप अभी डिस्कस किया, आओ जरा इसको देख लेते हैं। मैं इसकी थ्योरी आपके स्टडी मॉड्यूल से ही उठा रहा हूं। पार्टनरशिप क्या क्या है? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी से हमारा क्या मतलब है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी से हमारा ये मतलब होता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, दोनों ने मिलाकर बिजनेस में लोन लिया हुआ है। कल को खुदा ना खास्ता उनका बिजनेस डूब जाए और वो लोन का पैसा ना चुका पाए, तो जो लोन देने वाले लोग हैं ना, वो ए और बी के घर तक भी जा सकते हैं, और ए और बी के जो घर के पर्सनल एसेट्स हैं, बर्तन भांडे हैं, वो भी बिक जाएंगे अपने बिजनेस के लोन को उतारने के चक्कर में। इसीलिए कहा जाता है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है ऐसा नहीं कि बिजनेस की लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस तक एग्जिस्ट करेगी, नहीं। अगर बिजनेस उस पैसे को नहीं चुका पाया तो फिर ए और बी को पर्सनली बिजनेस का लोन या बिजनेस के कर्जे चुकाने पड़ते हैं। एसोसिएशन है, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो शेयर होना चाहिए। बिजनेस की कोई बिजनेस जरूरी है कि हो और वो भी लीगल बिजनेस हो। एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये एग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है? जो फाइनल अकाउंट आपने मेरे से फाइनल अकाउंट में सुन पढ़े थे वो तो हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। एक अकाउंट और आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब इसको समझाऊंगा, जब कराऊंगा तब समझाऊंगा। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग, ये भी हम आपको समझाएंगे। एक सवाल पूछा इसने, सर वाई पार्टनरशिप, कहता पार्टनरशिप क्यों? अभी हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा, फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल बंदा भी अपना बिजनेस रन कर सकता है, तो पार्टनरशिप क्यों? सर, जितने लोग होंगे उतने रिसोर्सेस होंगे, इसका आंसर है ये। आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो, सिंगल माइंड अप्लाई कर रहे हो, सिंगल फाइनेंस अप्लाई कर रहे हो। आप तीन पार्टनर जुड़ जाते हो, तीन अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइप का माइंड अप्लाई होगा, अलग अलग टाइप के डिसीजन, अलग अलग टाइप के आइडियाज आएंगे, इनोवेशन बढ़ेगी। इसके अलावा फाइनेंस कैपेसिटी भी बिजनेस की बढ़ेगी। अगर आप अकेले लगाते तो मैक्सिमम 10 लाख लगाते, एक एग्जांपल ले रहा हूँ सर, हो सकता है आप बहुत अमीर हो, आप 1 करोड़ भी लगा दो, दिल पे मत लेना। और इसी केस में अगर मान लीजिए पार्टनर 3 हो जाएं या 4 हो जाएं, तो वहां पे पैसा 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक जा सकता है। तो मल्टीप्लाई हो गया सर कैपिटल। अच्छा, मैंने बोला था सर मुझे लॉ की नॉलेज कम है, तो ये सेक्शन 4 है, सेक्शन 2 नहीं है, एज पर सेक्शन 4, सॉरी मैंने 2 लिखवा दिया था वहां पर, ठीक कर लेंगे उसको।
Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. एग्रीमेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन 5। अकाउंट्स में आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉ में याद रखना है कि नहीं वो लॉ के टीचर से पूछो। Relation of partnership arises from the contract between the parties and not from the status as it happen in case of HUF। देखो जब आप अभी थोड़े टाइम पहले तक ये सीपीटी हुआ करता था इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन, अब आप जो पढ़ रहे हो वो सीए फाउंडेशन है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक हम इसको सीपीटी पढ़ाते थे। सीपीटी में हम लोग एक एक लाइन पे फोकस करते थे, रीजन बिंग क्योंकि वहां पे 1 मार्क क्वेश्चंस थे। आपके में ट्रू फॉल्स है नो डाउट, लेकिन वहां पे पूरा पेपर ही 1 मार्क क्वेश्चंस होता था। आपका तो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में पेपर को पास करना आसान होता है, टाइम जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे तो आपके 12th में था या आपने अब तक एकेडमिक पढ़ी थी अपनी 12th तक, सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, आपको किसी चैप्टर की या किसी टॉपिक की डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन आप उसके आंसर्स को निकाल लेते हो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, तब भी आपका काम बन जाता है। वही चीज आपके फाउंडेशन में भी आपके काम आएगी। अब देखो ये क्या कहता है, फॉर्मल या रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, रिटर्न होना जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है। सर यहाँ पे जिक्र हुआ है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू संयुक्त परिवार, आपने पढ़ा होगा इसको पहले अगर आप कॉमर्स से हो, नहीं है तो मैं बता देता हूँ सर। मान लीजिए मैं हूँ, मेरी मैरिज होती है, जैसे ही मेरी मैरिज होती है मैं और मेरी वाइफ दोनों एक HUF बन जाती है ऑटोमेटिकली। मैं उसको रजिस्टर कराऊं कि ना कराऊं पर हमारी HUF बन गई। कल को हमारे एक बेटा पैदा होता है तो वो भी मेरे HUF का मेंबर बन जाता है बाय बर्थ, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे घर पे पैदा हुआ तो वो मेरी HUF का मेंबर बन गया, उसने मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। सर छोटा बच्चा है वो क्या एग्रीमेंट करेगा, बाय बर्थ ही वो मेरा मेंबर बन गया मेरी HUF का। ऐसे ही जब मेरा बर्थ हुआ है तो मेरे फादर, मेरी मदर और मैं, हम तीनों को पार्टनर बन गए अपनी HUF के। तो इसलिए HUF में जब आप मेंबर बनते हो या पार्टनर बनते हो तो वो बाय नेचर ऑफ बर्थ बनते हो, कोई एग्रीमेंट से नहीं बनते हो। पार्टनरशिप उसका अपोजिट है, पार्टनरशिप में आप, इसलिए वहां लिखा है ना नॉट फ्रॉम द स्टेटस एज इट हैपन्स इन केस, नॉट फ्रॉम स्टेटस एज इट हैपन्स। बिजनेस होना जरूरी है, मैंने आपको बताया। Partnerships come into existence only when partner begin to carry on business in accordance with their agreement. Sharing of profit, पर्सन कंसर्न यानी पार्टनर मस्ट एग्री टू प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉसेस का जिक्र नहीं है सेक्शन 4 में, तो इसीलिए आपकी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसमें लॉस का जिक्र होना कोई जरूरी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मीन्स business is to be carried on by all or any one of them acting for all. Thus, if a person carrying on the business acts not only for himself but for others also, so they stand in the position of principal and agent, they are partners. अगर एक पार्टनर, 4 पार्टनर हैं या 5 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उस समय उसको प्रिंसिपल माना जाता है और बाकी पार्टनर्स को उसका एजेंट माना जाता है। क्लियर है जी, इसी को म्यूचुअल एजेंसी कहा गया है कि एक पार्टनर जब काम करता है बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, तो वो बाकी पार्टनर्स का एजेंट है, ऐसे माना जाता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर बात करें तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम में ध्यान देना ये कौन बताता है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन नहीं है। ये किस में मेंशन है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है, सेक्शन 464 ऑफ मोर देन 100 मेंबर, यानी मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम पर एक कंपनीज एक्ट में कुछ रूल प्रिस्क्राइब होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग आज की डेट पे 50 हैं। तो आज अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में, तो 50 है। मैक्सिमम कितने तक बढ़ाए जा सकते हैं, ये 100, लेकिन वो आप नहीं बढ़ाओगे, वो लॉ मेंशन करेगा। आज रूल नंबर 10 में मेंशन है 50, तो इसलिए 50 मैक्सिमम है।
लेकिन रूल नंबर 10 भी इसको मैक्सिमम कितना कर सकता है, 50 से बढ़ाकर 100 ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा जी, एक टॉपिक आता है हमारे पास, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर, अब इसको ध्यान से समझना। ध्यान से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ, मेरे पास 3 लोग आते हैं जो कि मेरे जानकार है और कहते हैं सर हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है सुमित जी, तो आप बताइए हम उसको किस फॉर्म में स्टार्ट करें। वो कहते हैं कि सर हम पार्टनरशिप में स्टार्ट कर लें क्या। मैम ने बोला भाई आप पार्टनरशिप में स्टार्ट कर लो, मना नहीं करूंगा, लेकिन पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कहते क्या सर। मैंने कहा पार्टनरशिप में ना लाइबिलिटी जो होती है, लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है। कहता सर वो क्या मतलब। मैंने कहा भाई अगर आपने ABC लिमिटेड के नाम से एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और उस पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पर आपने एक लोन उठाया बैंक से 50 लाख का, लेकिन खुदा ना खास्ता बिजनेस है, पता नहीं चलेगा कब तक चलेगा, आपका बिजनेस डूब गया। भाई अच्छे के साथ बुरा भी सोच के तो चलना पड़ेगा, फ्यूचर है। और जब आपका बिजनेस डूबा तो बैंक वालों ने आपसे पैसा मांगा लोन का, लेकिन आप उनका लोन का पैसा चुका नहीं पा रहे, तो बैंक वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। मान लो बिजनेस का पैसा आपने सिर्फ 20 लाख ही चुका पाए बिजनेस के एसेट्स को बेचकर, अभी भी 30 लैक्स आपके ऊपर है। वो 30 लैक्स कहाँ से लाओगे, वो 30 लाख आपको अपने घर से लाना पड़ेगा, चाहे आपको अपने घर का सामान ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। कहता सर ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है यार, मैं अगर बाहर बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बाहर क्या है क्या नहीं है, क्या ट्रांजैक्शन है, उसमें मेरे घर वाले बेचारे परेशान क्यों हो। मैंने कहा बिल्कुल सर। कहते इसका कोई ऑप्शन, कोई सब्स्टिट्यूट। मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा अभी क्या किया है ना, एक LLP कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, अभी नहीं किया सर, काफी पहले कर चुके हैं। एक LLP कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, और कहने को ये पार्टनरशिप है, लेकिन इसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। यानी अगर आपने किसी से 50 लाख का लोन उठाया और जब वापस करने की बारी आई तो आपके बिजनेस के एसेट्स को बेचकर सिर्फ 20 लाख वापस किया गया, तो लोन वाले का 30 लाख डूब गया। लेकिन कुछ भी हो जाए वो आपके घर पर आपके पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगाएगा। बाकी सब कुछ सेम है सर, नो डाउट थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है LLP में, क्योंकि ये एक नंबर की कंपनी बनेगी, एक नंबर में काम होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और भी बहुत डिसएडवांटेजेस है पार्टनरशिप के ना, आपने पढ़े होंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, आप पढ़ोगे कि आप किसी पे केस नहीं कर सकते लेकिन कोई आप पे केस कर सकता है, वो सब अलग चीजें हैं रजिस्ट्रेशन ना होने पर। तो ये सारा इसी में है बेसिकली। 2008 में इंट्रोड्यूस किया था ये LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। मैं आपको इसमें एक चीज दिखाऊं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कहने को क्या है पार्टनरशिप है, लेकिन मैं इसमें आपके साथ एक, हाँ चलो ये खुला ही हुआ है, मैंने बोला ना MCA, मैं MCA पे आता हूँ। ये देखो ये MCA सर्विसेज है, ये आपको दिख रहा होगा LLP सर्विसेज, ये आ गया ऑल अबाउट ई फाइलिंग ऑफ LLP। अब आप मेरी बात समझ रहे हो, ये क्या लिखा है यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये पूरी साइड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है, यानी MCA की है, कंपनीज बनती है यहाँ पर, लेकिन LLP पार्टनरशिप होते हुए वो कहाँ से करवा रहे हैं उसको, MCA से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइड से, ROC का मामला है वो पार्टनरशिप का मामला नहीं है। कहने को वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, लेकिन वो चलती है किसके अंतर्गत, MCA के अंतर्गत। तो मैंने कहा आपको एक बार दिखा दूं, और भी इसमें सर्विसेज है, साइट को देखना, चेक आपको अगर नजर आ रहा हो, ये LLP सर्विसेज पे मैं जब क्लिक करता हूं, बहुत सारे हैं ये, तो मैं इस पे जहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं वहीं आ रहा हूँ, चेक LLP नेम। आपको कोई नाम LLP रजिस्टर करानी है तो पहले आपको ये चेक करना है कि जो नाम आप लेना चाहते हो क्या वो नाम पहले से कहीं पर रजिस्टर तो नहीं है। देखो जैसे मैं आपके साथ इस पे अगर क्लिक करूं तो शायद मुझे लॉगिन करवा देगा। यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूँ, मेरा ही कोई क्लाइंट है, मेरे को ऑर्डिनेट और नाम चाहिए।
हम सर्च करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले से ऑर्डिनेटरी और रजिस्टर्ड हैं, रिजर्व एलोकेटेड पहले से रजिस्टर हैं। अब रिजर्व का मतलब क्या है कि इन्होंने रिजर्व करा के छोड़ दिया है, अभी बना ही नहीं है, हमने एलोकेट करके बना ली है, तो वो अलग चीज़ है। तो ये एलएलपी इस तरीके से नाम रजिस्टर होता है। उसके बाद अगर होता है तो अगर आपको लगता है कोई ऐसा नाम है, ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, इस पर मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, आप इसको बाद में मत ट्राई करना, मतलब मेरे लॉगिन को मत ट्राई करना। ये रन एलएलपी का फॉर्म खुला, इसमें आपको चेक करना है यहाँ पे कि हाँ भाई आपको नई कंपनी बनानी है, नई कंपनी बना सकते हो। आपकी कोई कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, कोई पहले से पार्टनरशिप फर्म है जो कि सिंपल फर्म है, उसको भी आप एलएलपी में रजिस्टर कर सकते हो। कन्वर्जन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने बनाई थी, उसको भी आप एलएलपी में रजिस्टर कर सकते हो। न्यू इनकॉर्पोरेशन में यहाँ पे आप नाम डालोगे, एंटर एलएलपी ओनली इफ यू आर अप्लाइंग फॉर चेंज, इसको छोड़ दो। एलएलपीआईएन क्या हो गया? एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एलएलपी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्या नाम रखना चाहते हो, कुछ और कमेंट कुछ अटैच करना चाहते हो, तो इस तरीके से मैं आपको जो बेसिकली दिखाना चाह रहा था कि एलएलपी कहने को पार्टनरशिप है, लेकिन उसकी पूरी रजिस्ट्रेशन और सब कुछ कहाँ से होता है? वो होता है आपका एमसीए से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। तो हम लोग इसको काट देते हैं और वापस इसी पे आ जाते हैं। तो ये बेसिकली आप इसको पढ़ना, डेफिनेशन ऑफ एलएलपी क्या है। सेक्शन 2 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 डिफाइन एलएलपी एज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एंड एलएलपी एग्रीमेंट मींस एनी रिटर्न एग्रीमेंट। भाई एलएलपी में तो रिटर्न एग्रीमेंट चलेगा ही चलेगा, विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट एलएलपी नहीं बन सकती। पार्टनरशिप बन सकती है, लेकिन एलएलपी बनानी है तो एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए। बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए, और बिटवीन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर विच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स। और उसी एग्रीमेंट में लिखा होगा पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, पार्टनर्स के क्या ड्यूटीज हैं, पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज इन रिलेशन टू डेट ऑफ एलएलपी, और एलएलपी के क्या ड्यूटीज एंड राइट्स हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ शैल नॉट अप्लाई टू अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मैंने बोला ना आपको, एलएलपी कहने को पार्टनरशिप है, लेकिन एलएलपी पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई रूल अप्लाई नहीं होता। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी एज पर एलएलपी एक्ट, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट may be a partner in a limited liability partnership provided that an individual shall not be capable of becoming a partner of limited if। सर ये वही है जो आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लोगे कि कोई भी ऐसा बंदा पार्टनर नहीं बन सकता जो अनसाउंड माइंड का हो, इंसॉल्वेंट हो अभी, या फिर ही हैज एडजुडिकेशन एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, या फिर जिसने एप्लीकेशन लगाई होगी कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, मेरे कर्जे चुकाए जाएं, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। अगर किसी भी टाइम पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर बिलो 2 से कम हो जाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स कैन फॉर मोर देन, और उसके बावजूद जो एलएलपी है वो 6 महीने तक काम करती है एक पार्टनर के साथ। 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर जो है वो रिटायर होकर चला गया, उसने रेजिग्नेशन दे दिया, तो एक पार्टनर बचाना तो 6 महीने का समय है, आप नया पार्टनर ऐड कर लो। अगर नहीं करते हो, 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है, आप एक ही पार्टनर के साथ एलएलपी काम करती है। द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द एलएलपी, तो वो पार्टनर जो बचा हुआ है, हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट इज कैरिंग ऑन द बिजनेस, हिम अलोन शैल बी लायबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशन। तो उन 6 महीने उससे ज़्यादा टाइम में जितना भी काम किया है उन सबके लिए वो इंडिविजुअली लायबल हो जाएगा, यानी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एन एलएलपी। अच्छा, कई बार ना बच्चे को डाउट भी आता है कि सर आपने एलएलपी तो बना दी, हम आपकी एलएलपी समझ गए कि एलएलपी बनाने के लिए एमसीए की साइट पर जाओ और यहाँ से बन सकती है, पार्टनरशिप बनाने के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं कि पार्टनरशिप कैसे बनती है। सर पार्टनरशिप बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं है, आपके आस पड़ोस में कोई नोटरी वाले होते हैं, नोटरी का मतलब हो गया एडवोकेट टाइप लोग, आप उनके पास जाओ, उनके पास भी क्या जाना, मुझे व्हाट्सएप डालो, मैं आपको पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट मेल कर दूंगा,
उस पार्टनरशिप डीड के फॉर्मेट को अल्टर करो, एक स्टैम्प पेपर निकालो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे आप दिल्ली में बैठे हो तो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर हो जाता है नोटरी का, उस पर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर दो। मैं आपको दिखाऊं कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या अभी चलो थोड़ी देर में दिखाता हूं, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, अभी हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट आएगा तो मैं आपको दिखाता हूं। पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या फर्क है? सबसे पहला तो एक्ट का फर्क है 1932 2008। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक और तरीके से बनती है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये तो वो थी जहां पे हमने पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, हमने पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं कराया। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने की इच्छा रखते हैं, तो फिर हमें कोर्ट में जाके उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। यहाँ पे तो आरओसी, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करना है। ये एग्रीमेंट से होता है, ये लॉ से होता है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी, क्या ये कंपनी है? नहीं, ये है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप की एंटिटी और पार्टनर की एंटिटी सेम चलती है इन द आइज ऑफ लॉ, नॉट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग हो गई, इन द आइज ऑफ लॉ इसकी एंटिटी अलग होती है इन द आइज ऑफ लॉ। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? कोई आए कोई जाए, उससे उसके अस्तित्व पे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने 3 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, उसमें से एक पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो वो जो 3 लोगों की पार्टनरशिप थी वो तो खत्म हो गई ना, वो 3 लोगों की पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। अब वो जो पार्टनर की डेथ हो गई, अगर आप उसको भेजते भी और नया पार्टनर लाते हो, फिर तो नई पार्टनरशिप बन गई एक तरीके से। वहां पर हम लोग कहते हैं कि सप्लीमेंटेड पार्टनरशिप हुई है। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो सप्लीमेंटेड पार्टनरशिप डीड हो जाती है, यानी उसको सप्ली किया गया, उसको एक्सचेंज किया गया, मतलब रिप्लेस किया गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल पार्टनर आए या इंडिविजुअल पार्टनर जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ पार्टनर्स कम से कम 2, मैक्सिमम 50। यहाँ पर 2 मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है एलएलपी में। एसेट, फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, पार्टनर्स कैन ओन। यहाँ पर एलएलपी कैन इंडिपेंडेंटली ओन द एसेट्स। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर या मेंबर, यहाँ पे अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे लिमिटेड होती है। प्रिंसिपल एजेंट, यहाँ पर जो पार्टनर होता है वो एजेंट होता है फर्म का और बाकी का एक दूसरे का। पार्टनर्स यहाँ पे सिर्फ एजेंट होता है फर्म का, बाकी दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। ये आ रहा है आपके पास मेन क्लोज इन पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड बनेगी, आपकी मर्जी, आप बनाना चाहो तो भी ठीक, नहीं बनाना चाहो तो भी ठीक। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर बनाना चाहते हो तो पार्टनरशिप डीड में मेन क्या क्या लिखना होता है। फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, कब स्टार्ट होगी और ड्यूरेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी कितनी कंट्रीब्यूट करेंगे ईच पार्टनर, अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्राइंग एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट कितना रहेगा, कैसे कैसे ड्राइंग करेंगे, कितना पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या कितना अगर वो लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस शेयर होंगे, वेदर अ पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी, क्या पार्टनर को कोई सैलरी ड्रॉ करने की दी जाएगी, कोई वेरिएशन है क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में, गुडविल कैसे वैल्यू होगी, अगर कहीं कभी आप चेंज करते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस का मतलब है जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, या कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है, या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। प्रोसीजर जिससे कि एक पार्टनर रिटायर होगा और उसके ड्यूज कैसे पे किए जाएंगे, डिजीज पार्टनर यानी जिसकी डेथ हुई है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, एग्जीक्यूटर, और उसको पेमेंट कैसे होगी, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज अगर होते हैं, इंसॉल्वेंसी, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है वहां पर उसके जो लॉसेज आएंगे उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, डिस्प्यूट अगर कुछ होगा तो उसकी सेटलमेंट क्या होगी, कौन से अकाउंट बनेंगे, उसका ऑडिट कैसे होगा। तो बेसिकली ये रूल्स हैं कि क्या क्या आपके होने चाहिए मैटर जो मेंशन होने चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अब मैं आप लोगों को एक बार शो करता हूं कि पार्टनरशिप डीड कैसी होती है। ये देखो, एक पार्टनरशिप डीड मैंने खोली है,
हालांकि मुश्किल से मिली है। तो ये बेसिकली आपकी पार्टनरशिप डीड हो गई। कब बनी? 21 जून 2014 को बनी। किस किस के बीच में बनी? पार्टनर का नाम हो गया, फर्स्ट पार्ट बोल दिया गया इनको, पहली पार्टी को, दूसरी पार्टी सोनाली दास। एंड इसके अलावा फर्म का नाम क्या होगा, कमेंसमेंट क्या होगी और ड्यूरेशन क्या होगी। इस डेट को बनी और इस एट विल, एट विल का मतलब होता है जब उनकी मर्जी होगी तब बंद करेंगे वो। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, डीलिंग किस में करेंगी, कैपिटल कितनी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अकाउंट्स क्या बनाए जाएंगे, उन अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होगा, बैंक अकाउंट कैसे चलेगा, फर्म के नाम पर होगा और कैसे उसको चलाया जाएगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी रेम्यूनरेशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। आप देख रहे हो सब कुछ इसमें लिखा होता है। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेंगे, ये रेशियो है। क्या रेशियो हो गई? 1:3। ड्राइंग्स बाय द पार्टनर, क्या पार्टनर ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रिटायरमेंट कैसे होगी, फर्म की डिसोल्यूशन कब होंगी, इसके अलावा कोई स्पेशल बात। तो बेसिकली इस तरीके से ये आर्बिट्रेशन होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा, कैसे सॉल्व होगा। ये उनके साइन हो गए, ये विटनेस के साइन हो गए, ये नोटराइज हो गया। और आप सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पे स्टैम्प पेपर होता है, ये आपका स्टैम्प पेपर किस डेट को निकला, क्या नाम है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे हुई, आर्टिकल 46 पार्टनरशिप। तो कुछ इस तरीके से पार्टनरशिप डीड नजर आती है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब मैं आपके साथ बात करूंगा ना रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या फिर हमने पार्टनरशिप डीड तो बनाई है लेकिन उसमें इन पॉइंट्स के बारे में मेंशन नहीं किया। जैसे अगर ये नहीं लिखा कि किसी पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी तो नो सैलरी विल बी अलाउड। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज के बारे में कुछ नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्राइंग पर। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पार्टनर को, तो इंटरेस्ट मिलेगा। रेट क्या होगा? 6% होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो क्या होगी? इक्वल मानी जाएगी। In the absence of an agreement, interest and salary payable to a partner will be paid only if there is profit. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, आप इन्हीं के बेसिस पर इसको देखोगे। पार्टनर्स की क्या पावर होती है बच्चे, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा अब ज़्यादा। अकाउंट्स क्या होते हैं, मैं सीधा अकाउंट्स पे आऊंगा आपके पास। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ रहा है, लेकिन उससे पहले अब मैं वापस आता हूं और अब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी मैंने आपके साथ जो एक डिस्कशन किया, व्हाट इफ नथिंग is mentioned in partnership deed about सैलरी टू पार्टनर। ये पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि सैलरी देनी है पार्टनर को, तो क्या सैलरी मिलेगी पार्टनर को? नो। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं? नहीं लिखा, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को? नो। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होता है फ्रॉम पार्टनर, लेकिन उसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन करना भूल गए हम लोग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने मेंशन नहीं की पार्टनरशिप डीड में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी? इक्वल मानी जाएगी। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय
पार्टनर टू फर्म, वो लोन जो पार्टनर ने दिया है किसको, फर्म को, क्या उस लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को? यस, 6% पर एनम। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर, समझ आ गया यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ मैं आपके साथ। अब मैं आपके साथ अकाउंट्स बनाऊंगा कि कौन कौन से अकाउंट हमें इसमें बनाने हैं और कैसे कैसे वो बनाने हैं। अकाउंट की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो हमें इसमें जो अकाउंट बनाने हैं ना, वैसे तो दो तीन टाइप के अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले आपको पता है, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट मेरे से सीखे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे आप, याद है ना आपको? वो ट्रेडिंग अकाउंट इसमें भी बनता है। ये अलग बात है कि हमें बनाना नहीं है। आपको याद होगा यहाँ पे आपका, मान लो मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो जीपी आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर दूसरा आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में बात करता था तो आपको पता होगा भाई, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता था और हम लोग कैलकुलेट करते थे सारे खर्चे हटाने के बाद नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को आपको यूज करना है, आपको निकालना नहीं है। ये नेट प्रॉफिट आपको निकालना नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाने नहीं है, बट इट डजंट मीन कि पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाती है, पार्टनरशिप फर्म बनाती है। हमें जो स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको देखना ध्यान से, मैं इसका फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करता हूं। फॉर द ईयर एंडेड, मान लो कोई भी ईयर है, मान लो मैं एज्यूम करता हूं 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर वही टी शेप, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और ये जो यहाँ नेट प्रॉफिट है ना, इसी नेट प्रॉफिट से ये स्टार्ट होता है, बाय नेट प्रॉफिट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो हमने यहां माइनस किए थे, यानी ट्रेडिंग में। और हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे वो हमने यहां माइनस किए थे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंस एक जगह माइनस हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगली जगह माइनस हुए। सवाल ये है कि सर अब कौन सा खर्चा बचा जिसके लिए हमें ये अकाउंट बनाना पड़ा? कोई खर्चा नहीं बचा। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे नाम है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट बचा हुआ नेट प्रॉफिट है जो कि अब डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस फॉर्म में? आप पार्टनर्स को क्या क्या दे सकते हो सकता है आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। मान लो दो पार्टनर हैं तो एक को दिया,
बी को दिया तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को। और क्या मिल सकता है पार्टनर्स को? सैलरी, दोनों को सैलरी भी दी, एस कैपिटल बीस कैपिटल, या आपने उनको सैलरी दी। और क्या हो सकता है जो फर्म देगी पार्टनर्स को? और हो सकता है भाई कमीशन भी हो सकता है। ये सारी चीजें वो हैं जो फर्म दे रही है पार्टनर्स को। कमीशन भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या जो पार्टनर देगा फर्म को? यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर देता है फर्म को, तो फर्म के लिए एक तरीके से सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, फर्म के लिए क्या हो गई वो? एक तरीके से इनकम हो गई। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, क्या हो गई? फर्म के लिए इनकम हो गई। इसीलिए आप देखो उसे हमने क्रेडिट किया है। और वो सारी चीजें जो पार्टनर को मिली, फर्म ने दी, तो फर्म ने दी तो फर्म के लिए क्या हो गई? वो सारी चीजें एक्सपेंस हो गई। और क्या होता है? अच्छा, कई बार क्या होता है ना, फर्म कुछ रिजर्व भी निकाल के साइड में रखती है अपने नेट प्रॉफिट पे से, कि भाई इतने का नेट प्रॉफिट हुआ और उस इतने के नेट प्रॉफिट में हमने इतना निकाल के रिजर्व के तौर पे रख लिया। आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड के टोटल में से ये टोटल हो गया, इसमें से आप इन दोनों तीनों को माइनस कर दो, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। यानी वो प्रॉफिट जो डिवाइड होना है अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में क्या नाम है पार्टनर्स का? ए और बी। किस रेशियो में डिवाइड होगा? जल्दी बोलो, इक्वल मत बोलो नालायक। जो एग्रीड है, जो रेशियो लिखी हुई है क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में, उसमें डिवाइड होगा। अगर कोई रेशियो नहीं लिखी हुई, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि किस में डिसाइड होगा, किस में डिवाइड होगा? इक्वल में। अगर कुछ लिखा नहीं है तो ठीक है जी। एक एक करके मैं इन टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, आईओडी पे डिस्कशन करूंगा, आईओसी पे डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा सैलरी और कमीशन पे भी डिस्कशन करूंगा, फिर हम लोग अकाउंट्स पर आएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ, अच्छा आप लोगों ने नोट किया है नहीं किया है अब तक? एक बार नोट कर लो, अगर करने नहीं किया है तो पॉज करके नोट कर लो, ज़्यादा पीछे नहीं रह जाओगे। पार्टनरशिप, फीचर ऑफ पार्टनरशिप, देन एग्जांपल्स, what if nothing is mentioned in partnership deed about all these items, अकाउंट टू बी प्रिपेयर, ट्रेडिंग पीएनएल, पीएनएल का ही नेट प्रॉफिट होता है जो कि डिवाइड चला जाता है कहाँ पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेसिकली, पीएनएल में क्या डिफरेंस है? पीएनएल में आप बाहर वालों के खर्चे शो करते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम कोई एक्सपेंस शो नहीं करते, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग पार्टनर्स। इसको नोट करना है। ठीक है जी, चलिए अब मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक स्टार्ट करता हूं। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, कि ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा या ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ये डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ड्राइंग। आप कहोगे सर ड्राइंग के भी टाइप हैं? जी बिल्कुल। एक होती है, हम लोग कहते हैं इवन ड्राइंग, एक को हम लोग कहते हैं अनइवन ड्राइंग। इवन ड्राइंग का दूसरा नाम भी है, हम लोग कह सकते हैं रेगुलर, और अनइवन को हम लोग कह सकते हैं इररेगुलर।
तो एक आपकी इवन ड्राइंग और एक अनइवन ड्राइंग। इवन ड्राइंग क्या है? इवन ड्राइंग होता है एक ऐसी ड्राइंग जहां पर आपको एक सेट पैटर्न नजर आए, जहां पर पार्टनर ये बोले कि जी मैं हर महीने की शुरुआत में 5000 विड्रॉ करूंगा, हर महीने की बिगिनिंग में 5000। यानी कहीं ना कहीं आपका मैं बोल सकता हूं डेट ऑफ ड्राइंग या टाइम ऑफ ड्राइंग प्लस अमाउंट ऑफ ड्राइंग, दोनों क्या होने चाहिए? फिक्स्ड है। ड्राइंग कब हो रही है वो भी फिक्स है, ड्राइंग कितने की हो रही है वो भी फिक्स्ड है। तो कहा जाएगा कि वो एक इवन ड्राइंग है या रेगुलर ड्राइंग है। जब भी आपकी इवन ड्राइंग होती है या रेगुलर ड्राइंग होती है तो उस पर एक फॉर्मूला लगता है आईओडी की कैलकुलेशन के लिए, उसको बोला जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं एवरेज मेथड। एवरेज मेथड फॉर्मूले का अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूं तो एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय 100 इनटू, यहां एक वर्ड यूज करूंगा, थोड़ी देर में समझाऊंगा इसको, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड को थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। इर्रेगुलर ड्राइंग क्या होती है सर? कोई सेट पैटर्न नहीं है। कभी मेरा मन किया, मैंने 1 अप्रैल को 5000 निकाले, फिर मैंने 20 मई को जाकर 6000 निकाले, फिर मैंने जाकर 15 अगस्त को जो है 2000 निकाले, फिर मैंने जाकर सीधा जनवरी में 20,000 निकाले। कोई फिक्स नहीं है टाइम, कोई फिक्स नहीं है आपका अमाउंट। डेट ऑफ ड्राइंग और एंड टाइम ऑफ ड्राइंग नॉट फिक्स्ड। आप समझ रहे हो? और एंड का मतलब समझते हो? डेट ऑफ ड्राइंग और टाइम ऑफ ड्राइंग, यानी डेट फिक्स है लेकिन टाइम क्या कर रहा हूं मैं, डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग। डेट फिक्स है लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं है। और का मतलब, एंड का मतलब डेट और अमाउंट कुछ भी फिक्स नहीं। यहां पे जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग जो मेथड लगाते हैं उसको नाम दिया गया है प्रोडक्ट मेथड। अगर इसमें भी मैं आपको सिर्फ मेथड या फॉर्मूला लिखवा के छोड़ना चाहूं तो मैं लिखवाऊंगा सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इंटू 1/12। सम ऑफ प्रोडक्ट ये कैसे आएगा वो हम देखेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ इवन ड्राइंग हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। ये नोट्स आपके पास हैं, चैप्टर आप लोग ओपन कर लेना। और ऊपर तो कुछ खास नहीं है, मैं आपके साथ सीधा बात कर रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आता हूँ। अब ये जितने केसेस हैं ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, ये सब इवन ड्राइंग के हैं। इवन ड्राइंग के केसेस हैं। हम लोग जो करने जा रहे हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं इवन ड्राइंग। पहले इवन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट है जहां पर हमें दिक्कत होती है, वो होती है एवरेज पीरियड कैलकुलेशन में, कि ये एवरेज पीरियड क्या है, या मैं कहूं कि एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। ड्यूरेशन या ड्यूरेशन भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं इसको टाइम पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग ऑफ ईयर प्लस टाइम पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग ऑफ ईयर। दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। एवरेज करना है ना, तो ये एवरेज आ जाता है। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो हम क्वेश्चन से करेंगे, एग्जांपल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए
विड्रियो रुपीज, अभी एक सेकंड सुनना भाई, एक सेकंड सुनना। हम स्टार्ट करना आप सीधा इस वाले से, थर्ड से स्टार्ट करेंगे हम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर ए का थर्ड पार्ट। मैं थर्ड पार्ट से स्टार्ट करूंगा। मिस्टर ए withdrew rupees 5,000 per month for 12 months at the beginning of each month. Rate of interest on drawing is 10% per annum. 5,000 की ड्राइंग होती है, 12 महीने तक ड्राइंग होती है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। फॉर्मूला, आईओडी का फॉर्मूला, एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इनटू एवरेज मंथ बाय 12, यही था ना। एनुअल ड्राइंग का मतलब हो गया पूरे साल में आपने कितनी ड्राइंग की। आप ड्राइंग कर रहे हो 5,000 12 महीने तक, हर महीने की शुरुआत में, यानी हर महीने ड्राइंग हुई पूरे 12 महीने, तो 5,000 की ड्राइंग होती है पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 महीने तक ड्राइंग होगी, तो पूरे साल में ड्राइंग होगी 60,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। एवरेज मंथ देख लो कैसे निकलेगा। मैं इस क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, बाकियों में इतना ज्यादा नहीं समझाऊंगा। मान लो मैं ईयर स्टार्ट करता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने मैंने काउंट किए। ड्राइंग कब होती है, हर महीने की स्टार्टिंग में, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर। साल की पहली ड्राइंग से टाइम गिनना है। मेरा ईयर कहाँ क्लोज होता है, ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। पहली ड्राइंग 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कितने महीने हो गए, पूरे 12 महीने। लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, कितना महीना हुआ, 1 महीना। मैंने क्या लिखवाया, टाइम पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग ऑफ ईयर, यानी 12 महीने। टाइम पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, यानी जो लास्ट ड्राइंग थी वो 1 दिसंबर को निकली होगी, क्योंकि मैं हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग करता हूं, तो वो लास्ट पहली तारीख को निकली होगी ईच मंथ में। तो इसका मतलब पहली ड्राइंग 12 महीने, लास्ट ड्राइंग 1 महीना डिवाइड बाय 2 कर लो, तो आप देखोगे ये आएगा 6.5। 5,000 इंटू 12, 60,000 का 10%, 6.5 बाय 12। चेक करो भाई, चेक करो कितना आंसर आएगा, चेक करो। 6,000, 60,000 का 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 6.5, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 3250। करने का एक तरीका और है, आप जनवरी पे निकालो, फरवरी पे निकालो, मार्च में सबका इंटरेस्ट निकालो। अच्छा, अगर आप जनवरी में विड्रॉ कर रहे हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा उस पर, फर्म कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगी आपसे, पूरे 12 महीने का। लेकिन अगर आप फरवरी में विड्रॉ कर रहे हो तो फर्म आपसे कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगी, सिर्फ 11 महीने का, है ना भाई। अगर आप मार्च में विड्रॉ कर रहे हो तो फर्म आपसे कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगी, सर 10 महीने का मांगेगी ना सिर्फ। अब अगर आप 1 मार्च को करते हो तो जनवरी फरवरी का थोड़ी मांगेगी फर्म आपसे। तो अगर आप ऐसे भी करोगे 12, 11, 10, 9, तो भी सेम आंसर आएगा। अब इसी को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ अगर बात करूं फिफ्थ की, मिस्टर ए ने विड्रॉ किया 5,000 पर मंथ 12 महीने एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। अब की बार मिडल ऑफ ईच मंथ है, मैं फिफ्थ पार्ट पर हूं। फॉर्मूला, एनुअल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100, एवरेज मंथ बाय 12, एवरेज मंथ बाय 12। अब भाई ड्राइंग तो 5,000 हुई है हर महीने, पूरे 12 महीने ड्राइंग हुई है, हर महीने के बीच में ड्राइंग हुई है, बस ये फर्क है। रेट भी सेम है 10%। एवरेज मंथ की अगर मैं बात करूं तो एवरेज मंथ कैसे आएगा,
अब अगर मैं ये आपको यही समझाऊं तो मुझे बताओ पहली ड्राइंग कब हुई होगी? हर महीने के बीच में। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? पहले महीने के बीच में, यानी 15 जनवरी। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 15 जनवरी। लास्ट ड्राइंग, भाई ड्राइंग लास्ट कब होगी? आखिरी महीने यानी दिसंबर के बीच में, यानी 15 दिसंबर। अब 15 जनवरी से 31 दिसंबर कैलकुलेट करो और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर कैलकुलेट करो। तो यहां पर आएगा आपके पास, ये हो गया आपका 11.5 महीने और ये हो गया आपका आधा महीना। डिवाइडेड बाय ये 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 तो 6 आएगा यहाँ पे एवरेज मंथ। चेक करो आंसर। 12 पंजे 60, काम खुल गए। 60,000 का 10% और डिवाइड बाय 2, 3,000। इस तरीके से चलता है ये। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये भी सेम है, मिस्टर ए विड्रू करेगा 5,000 हर महीने 12 महीने तक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इस बार है एंड। एंड को भी देखते हैं भाई। सिक्स्थ पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला सेम है, एनुअल ड्राइंग। अब मैं सीधा कर रहा हूं, एनुअल ड्राइंग से मेरा मतलब हो गया भाई 5,000 निकालेगा तो हर महीने ही ना अभी भी, बस एंड में निकालेगा, इनटू 10%। अब अगर एंड में निकालेगा तो पहली ड्राइंग कब करेगा? जल्दी सोचो। हर महीने के एंड में ड्राइंग हो रही है, हर महीने के एंड में ड्राइंग हो रही है, हर महीने के एंड में ड्राइंग हो रही है। पहली ड्राइंग कब होगी? जल्दी सोचो। हर महीने के एंड का मतलब है पहली ड्राइंग होगी 31 जनवरी को। 31 जनवरी से 31 दिसंबर गिनो तो जनवरी बीत चुका है, ये बैठेंगे 11 महीने। लास्ट ड्राइंग कब होगी? महीने आखिरी महीने में, यानी 31 दिसंबर के एंड पे। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर गिनोगे तो जीरो बैठेगा, तो ये आएगा 11 डिवाइड बाय 2, 5.5। सॉल्व करो। 6,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 5.5, 2750। डन। ये एक कंसेप्ट होता है जहां पे पूरे 12 महीने काउंट हुए। अब एक कंसेप्ट आता है हमारे पास जहां पर 12 महीने काउंट नहीं होंगे, जैसे फोर्थ है। मिस्टर ए ने विड्रू किया 5,000 पर मंथ सिर्फ 6 महीने तक के लिए, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब यहां समझना, मैं आया हूं फोर्थ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एनुअल ड्राइंग कैसे निकलेगी इस बार? मुझे बताओ, क्या पूरे साल में 12 महीने ड्राइंग हुई है? नहीं, ड्राइंग सिर्फ कितने महीने हुई है इस बार? 6 महीने ड्राइंग हुई है। तो 5,000 इंटू 6, रेट रहेगा 10%। यहां 12 ही आएगा, नीचे 12 ही आएगा। अब इसको ध्यान से समझना। पहली ड्राइंग, अब ये 6 महीने की है सिर्फ, ये ध्यान रखना। तो अगर आप फर्स्ट ड्राइंग करोगे तो वो कितने महीने का उस पर इंटरेस्ट दोगे आप? 6 महीने का। बिगिनिंग है ना शायद, फोर्थ में क्या है? हाँ बिगिनिंग है। लास्ट ड्राइंग करोगे उसी छठे महीने के एंड पे, उस पर सिर्फ 1 महीने का, डिवाइड बाय 2, 3.5, डिवाइड बाय 2, 3.5। देखिए यहाँ पर ये एजम्पशन चलती है कि जो आपने पहली ड्राइंग की है ना, क्योंकि आपने ड्राइंग सिर्फ 6 महीने के लिए की है, 4-6 मंथ्स, 4-6 मंथ्स, यानी 6 महीने के एंड पर आप वो ड्राइंग का अमाउंट वापस कर दोगे या कैपिटल से एडजस्ट करा लोगे। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो उसी 6 महीने का होगा। बच्चा कहता है सर यहाँ 12 क्यों लिखा फिर? क्योंकि बच्चे रेट के साथ पर एनम गिवन होता है। पर एनम का मतलब होता है 12 महीने का। यहां लिखा है कि 6 महीने के लिए आपने ड्राइंग किया, 4-6 मंथ्स, ओनली फॉर 6 मंथ आपने 6 महीने के लिए ड्राइंग किया। तो अगर आपने 6 महीने के लिए ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का कैलकुलेट होगा ना। यानी मैं आपके साथ बात करूंगा, जनवरी में ड्राइंग हुई होगी, फरवरी में,
मार्च में, अप्रैल में, मई में और जून में। हर महीने की स्टार्टिंग में होती है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। हर महीने की शुरुआत में होती है। और जून एंड आते आते ना, यानी 30 जून तक आते आते हम ये पैसा वापस कर देते हैं फर्म को, या कैपिटल से एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ यहाँ पे लगेगा 6 महीने और 1 महीने का। इसीलिए वहां पे हमने 6 + 1/2 करते हैं, 6 + 1 करते हैं। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 30,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 3.5, 875 आ गया। डन। अब मैं 4 हो गया, 5 हो गया, थर्ड हो गया, अब मैं आता हूँ 7th पे। मिस्टर ए विड्रू करता है ₹5,000 फॉर 6 मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। है 6 महीने ही, बट एट द एंड है 6 महीने। 5,000 इंटू 6 महीने है 6 महीने। रेट 10% है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। तो पहली ड्राइंग कब करोगे, जनवरी एंड पे करोगे। तो जनवरी एंड से अगर आप 30 जून गिनोगे तो 5 ही महीने बैठे। लास्ट वाली 30 जून को करोगे, वहां से 0 होंगे, डिवाइड बाय 2 यानी 2.5। तो 3,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2.5, ये आ गया आपके पास ₹625, 625। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आपको 6 मंथ वाला बताया और 12 मंथ वाला बताया। एक मैं आपके साथ क्वार्टर की भी बात करूंगा, लेकिन क्वार्टर की बात करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको इसकी नॉलेज है या नहीं। मुझे उम्मीद है होगी सर, बड़ा बचकाना सा सवाल है मेरा। मैं एक बार पहले महीनों के नाम लिख लूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अगर आपने नहीं नोटिंग करी तो टेंशन मत लेना, मैं लास्ट में, अभी लेक्चर के लास्ट में दिखा दूंगा आपको। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक साल में, 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? बताओ, सोचो। कुछ लोग कहते हैं सर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं सर एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 4 महीने होते हैं। बताओ, सोचो और सोचो, जल्दी सोचो। ले लिया आपने अपना आंसर? ठीक है जी। मैं कहता हूं भैया एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर नंबर 1, अप्रैल, मई, जून क्वार्टर नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर नंबर 3, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर नंबर 4। अब ठीक है, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। अगर ये कहता है कि आपने ड्राइंग की है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो क्या होगा? अगर ये कहता है आपने ड्राइंग की है मिडल ऑफ क्वार्टर, तो कब मानी जाएगी? अगर ये कहता है आपने ड्राइंग की है एंड ऑफ क्वार्टर, तो कब मानी जाएगी? अब सोचो। अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है तो ड्राइंग कब होगी? 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को। अगर मिडल की बात करूंगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मिडल क्या आएगा? फरवरी, और उसका मिडल 14 फरवरी। यहां पर आ जाओ 15 मई। जुलाई, अगस्त, सितंबर 14 या 15 अगस्त कर लो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 15 नवंबर कर लो। एक आध दिन ऊपर नीचे चलता है, 14, 15, 16, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एंड की बात करता हूं तो एंड में कब होगी? यहां पर 31 मार्च को ड्राइंग होगी, 30 जून को होगी, 30 सितंबर को होगी एंड 31 दिसंबर को होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्वार्टर में, वरना आप फंस जाओगे। इसी के ऊपर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और अब मैं आपके साथ देखूंगा क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट। मिस्टर ए
withdrew ₹5,000 in the beginning of each quarter। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में 5,000 निकाला। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। अगर हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालते हो तो साल में कितनी बार निकालोगे? 4 बार। आईओडी 10% पर एनम है। अब ध्यान से समझना है इसको। 8th एंट्री है ये, 8th क्वेश्चन है हमारा। आईओडी का फॉर्मूला, एनुअल ड्राइंग फॉर्मूला अभी भी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। अब आप जो ड्राइंग कर रहे हो, आप ड्राइंग कर रहे हो 5,000 एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पॉइंट नंबर 8, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो साल में कितनी बार ड्राइंग होगी? क्या इस बार 12 बार होगी, 6 बार होगी? नहीं सर, इस बार 4 बार होगी, क्योंकि 4 ही क्वार्टर है। रेट सेम है 10%। एवरेज मंथ कैसे निकालोगे अब वो समझना। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में है, तो पहली ड्राइंग कब हुई? 1 जनवरी। कितने महीने चलेगी? पूरे 12 महीने। गिनोगे तो दिसंबर तक ही ना सर। 6 महीने वाले में तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ आप वापिस कर रहे थे पैसा, इसीलिए 6 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है। यहां पर तो आप पूरे 12 महीने ड्राइंग कर रहे हो, बस पैटर्न अलग है। तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देखोगे। 1 जनवरी को अगर विड्रॉ करते हो तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस लास्ट जो ड्राइंग होगी वो अक्टूबर 1 को होगी, बिगिनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर, तो उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, 7.5। 20,000 उसका 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 7.5। ये आपका आंसर आएगा ₹1250। 1250। ठीक है जी, क्वार्टर वाला क्लियर हुआ आप लोगों को। अब आपके पास मैं आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें छोड़ के जा रहा हूं जो आपको होमवर्क में करनी है। 9, 10, 11 और 12 मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको शो करूंगा ये, लेकिन उससे पहले आपको ये करके रखनी है। अच्छा, एक पॉइंट और है हमारे पास जो हमारा रह गया है, वो है 1 और 2। इसको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेता हूं। तो आज यही रोकते हैं बच्चे, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और इन 3-4 जो लास्ट वाले हैं उनको अच्छे से देख लेना, एक बार कर लेना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, देखते हैं ठीक है आपका या गलत है। आज यही रोकते हैं। थैंक यू।